नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों अभी एसएससी का बहुत सारे एग्जाम चल रही है, बहुत सारी हो गई और आने वाले दिन में भी होंगे। तो जो यहाँ पे कुछ कॉमन टॉपिक है जो आपके एग्जाम में लगातार बने हुए हैं उनको मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। यहाँ पे आप 10 टॉपिक देखेंगे। आज एक भी मिनट एक सेकेंड गवारा नहीं करना है क्योंकि इस वीडियो में टाइम लगने वाला है। आप यकीन मानिए 10 टॉपिक आप कहीं पे पढ़ेंगे ना 10 क्लास में, उतना आपको यहाँ पे मैं दे दूंगा। और गारंटी रखिए अगर एग्जामिनर क्वेश्चन छूता है तो इस वीडियो से आपको आ जाएंगे, है ना। जो एक्स्ट्रा की क्वेश्चन है वो आपको मैं करवा के दूंगा। तो चलिए और शुरू करते हैं, है ना। देखिए इस टॉपिक में आप क्या क्या देखेंगे। ओलंपिक खेल, पिछले 4 ओलंपिक में जो भी मेडलिस्ट हैं इंडिया के उनको देखेंगे और ओलंपिक को रिलेट करेंगे हम इंडिया के साथ। सभी समाज सुधारक द्वारा स्थापित समाज या फिर संस्था, स्थापना की वर्ष और स्थान पे ज़्यादा फोकस कर रहा है कि कहाँ पे स्थापित किए गए थे, तो ये ध्यान रखेंगे। इनके अलावा सभी राज्यों में महत्वपूर्ण नृत्य देखेंगे, उनसे संबंधित फैक्ट देखेंगे। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री देखेंगे, उपराज्यपाल देखेंगे, यूटी के प्रशासक देखेंगे, यूटी के सीएम देखेंगे। फंडामेंटल राइट के बारे में बात करेंगे, ड्यूटीज के बारे में, डीपीएसपी के बारे में, संविधान से हम फैक्ट को समझेंगे। भारत के सभी प्रकार के मिट्टी उपलब्धता, भौगोलिक क्षेत्र कैसे निर्माण होता है, किसके लिए उपयोगी है। 2023 में सभी राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो भी गेम हुए, जैसे कि गेम से लगातार क्वेश्चन बन रहे हैं तो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, क्योंकि 24 का तो नहीं पूछा जा रहा है, 23 का पूछा जा रहा है। महत्वपूर्ण अनुच्छेद और उनसे संबंधित उपबंध को देखेंगे। सौर मंडल से सभी प्रकार की व्याख्या देखेंगे। सभी प्रकार के धार्मिक त्यौहार के बारे में समझेंगे, देखेंगे। तो ये वो 10 टॉपिक है जिसे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो चलिए प्रभु का नाम लेके शुरू करते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो जो पहला हमारा जो प्रश्न है, एक प्रश्न है पहला कि एशियन हॉकी चैंपियनशिप महिला 2023 कहाँ पे हुआ है। देखिए ये महिला वाला है सबसे पहले तो ये, क्योंकि पुरुष वाला भी आपको पूछा जा सकता है। तो ये जो महिला वाला है एशियाई हॉकी चैंपियनशिप या चैंपियन, है ना, 2023 महिला, ये आपका झारखंड में हुआ है। झारखंड में एगो स्टेडियम है जिनका नाम है जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम। ये जयपाल सिंह मुंडा को आप कैसे जानते हैं, तो 1928 में जो हमें पहले गोल्ड मिला था ओलंपिक में हॉकी खेल के अंदर, तो उन हॉकी टीम के कैप्टेंसी किसके पास थे, तो जयपाल सिंह मुंडा साहब के पास थे। देखिए झारखंड में बिरसा मुंडा स्टेडियम भी है। खाली बिरसा मुंडा स्टेडियम कहेगा तो झारखंड, है ना। बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम कहेगा तो भी झारखंड, है ना। बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम कहेगा तो भी झारखंड। लेकिन बिरसा मुंडा, है ना, हॉकी स्टेडियम कहेगा ना, BMS HMS लिख दिया मैं, डॉक्टर का डिग्री भी होता है ये, तो ये आपका कहाँ पे हो जाएगा, राउरकेला में हो जाएगा, जहाँ पे आपका हॉकी वर्ल्ड कप 2023 जो है खेला गया था। तो ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो एशियन हॉकी चैंपियनशिप 2023 है, इसमें विजेता अपना भारत रहा है और उप विजेता कौन रहे, जापान रहे। अगर इसे मेडल के टर्म में पूछ दे कि भाई एशियन हॉकी चैंपियनशिप 2023 महिला में भारत को कौन सा पदक मिला, तो जो ओवरऑल विजेता रहता है ना बंधु, उन्हें हमेशा गोल्ड दिया जाता है, इसीलिए सोना महंगा है। चलते हैं आगे। इनके अलावा झारखंड की सलीमा टेटे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रही। देखिए सलीमा टेटे किस खेल से संबंधित है, तो आप कहिएगा हॉकी से संबंधित है। जैसे कि कल आपके एग्जाम में 3rd शिफ्ट में पूछा गया था कि संगीता कुमारी का संबंध किस खेल से है। हालांकि ये क्वेश्चन मुझे प्राप्त नहीं हुए थे, अब भी कोई बच्चे ने भेजा है, तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भैया हॉकी। संगीता कुमारी जो है ये हॉकी से संबंधित खिलाड़ी है। इनके अलावा सबसे ज़्यादा जो इनमें गोल किए थे आपका इस हॉकी टूर्नामेंट में, ये जियाकी झोंग हैं, जो कहाँ के हैं, चीन के हैं, ठीक है। अब आते हैं पुरुष वाला। अच्छा ये तो महिला वाला एशियन हॉकी चैंपियनशिप हो गया। एगो देखिए सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप, अगर आपको कहता है कि भाई सीनियर वुमेन, है ना, नेशनल हॉकी चैंपियनशिप 2023 कहाँ पे हुआ, तो आप झारखंड मत लगा देना गुरुदेव, ये मध्य प्रदेश में हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ है। एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप और सीनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप, ये दो अलग अलग चीज़ है। तो जो सीनियर वाली हुआ है ये घरेलू टूर्नामेंट है जो आपका मध्य प्रदेश में हुआ है, और जो एशियाई वाला है तो नाम से स्पष्ट है कि एशिया के देश भाग लेंगे, तो वो झारखंड में हुआ है, सही भाई। इसके अलावा एशियन हॉकी पुरुष वाला जो हुआ है वो 2023 चेन्नई में खेले गए थे, जो आपका कल या आज ही कल पूछा गया था। इनके अलावा जहां विजेता रहा था भारत,
उप विजेता रहे था मलेशिया। तो यहाँ पे आपको विनर तथा रनर अप का ध्यान रखना है। एशियन हॉकी चैंपियन ट्रॉफी पुरुष वाले में रनर अप कौन रहे थे, तो मलेशिया, विजेता भारत। अब हॉकी वर्ल्ड कप में आ जाता है, तो ये तो बहुत बार हो गया है। तो हॉकी वर्ल्ड कप 2023 उड़ीसा में हुआ था। उड़ीसा के 2 जगह पे हुए थे, भुवनेश्वर और कलिंगा स्टेडियम। भुवनेश्वर में कलिंगा स्टेडियम है तो वहीं पे हुआ था, और राउरकेला में बिरसा मुंडा हॉकी इंटरनेशनल स्टेडियम। तो ये दोनों स्टेडियम में हुआ था। विजेता रहा था आपके जर्मनी, उप विजेता रहा था बेल्जियम। इस वीडियो में हम, है ना, सभी चीज़ों को इमेज के माध्यम से समझेंगे, तो अच्छे से सुनिएगा, है ना, एक एक बात को काम आएगी भाई, है ना। आईसीसी अंडर 90 T20 महिला वर्ल्ड कप 2023, जो T20 आईसीसी महिला का प्रथम फॉर्मेट भी था, तो ये कहाँ पे हुआ था, साउथ अफ्रीका के अंदर। विजेता कौन रहा था, भारत। उप विजेता कौन रहा था, इंग्लैंड, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे। एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 के विजेता कौन है भैया, भारत हैं। और किसे हराकर, तो ईरान को हरा गया। मैच कहाँ खेला गया, तो कोरिया में खेला गया। कबड्डी चैंपियनशिप 2023 विजेता है इंडिया, रनर अप है ईरान, है ना। और मैच कहाँ पे हुआ था, कोरिया के अंदर। ध्यान रखेंगे सब चीज़, है ना। अच्छे से अगर सुनेंगे तो याद हो ही जाएगा, ये तो मैं गारंटी रखता हूँ भाई। इसके अलावा सैफ अंडर 90 चैंपियनशिप 2023, देखिए वो सैफ अंडर 90 है, आए वो सीधा सैफ है। दोनों के विजेता कौन है, वो चाहे सैफ अंडर 19 का है और सीधे सैफ का है, जो फुटबॉल वाला प्रतियोगिता होता है भाई, है ना। दोनों 2023 की बात कर रहे हैं, 2023 में होने वाले। दोनों के विजेता कौन है, तो इंडिया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। सैफ अंडर 90 चैंपियनशिप 2023 के विजेता भारत है, उप विजेता रहा पाकिस्तान। मैच हुआ नेपाल के अंदर। सैफ जो सीधा सीधा सैफ है 2023 में, है ना, ये भारत जो है कुवैत को हरा के विजेता बना। मैच हुआ बंगलुरु में। तो ये बात सब ध्यान रखेंगे। और सैफ का कैमा जो है टाइटल है इंडिया का, तो कहेंगे आप 9th टाइटल है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2 एडिशन हुआ है अभी। एगो 2019 से 2021 के लिए खेला गया था, और एगो 2021 से 2023 वाला टूर्नामेंट खेला गया है। अब तक 2 बार खेला गया है विश्व टेस्ट चैंपियनशिप, ठीक है। तो ये जो विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2021-23 वाला हुआ है, ये आपके एग्जाम में आने के लिए तड़प रहा है। तो ये आपका कहाँ पे हुआ है, लंदन में हुआ है। फाइनल मैच लंदन के ओवल ग्राउंड में, ठीक है। इसके अलावा विजेता कौन रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया। और उप विजेता कौन रहा है, तो आपका, है ना, जो है इंडिया रहा है। तो इसे ध्यान रखेंगे। जैसे कि वर्ल्ड कप 2023 में भी सेम रिजल्ट रहा, विजेता ऑस्ट्रेलिया, उप विजेता भारत। ऑस्ट्रेलिया का 6ठा टाइटल था वर्ल्ड कप 2023। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 कहाँ पे हुआ है, हंगरी में। यहाँ पे पदक जीतने वाले पदक वीर कौन है, तो नीरज चोपड़ा साहब हैं, जो भाला फेंक से संबंधित है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 ये कहाँ पे हुआ, तो मध्य प्रदेश में। विजेता अगर पूछ दे तो महाराष्ट्र हुआ था, ठीक है भाई। और खेलो इंडिया यूथ गेम की शुरुआत पूछ दे तो 2018 दिल्ली से हुआ था, और वहाँ पे इसका नाम यूथ के जगह पे स्कूल शब्द का इस्तेमाल किया गया था। इसके अलावा खेलो इंडिया पैरा गेम 2023, खेलो इंडिया पैरा गेम 2023 जो है ये पहला एडिशन था पैरा वाला खेलो इंडिया कार्यक्रम का, ठीक है। और ये कहाँ पे, दिल्ली में हुआ था दिसंबर 2023 के अंदर, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि 7 गो खेल शामिल था। और मैंने बताया था कि हरियाणा को सबसे अधिक पदक मिलते के पहला स्थान प्राप्त हुआ था। कितने पदक मिले थे, 105 पदक मिले थे। कितने मिले थे दादा, 105, 40, 39 और 105 में से घटा देंगे उतना ब्रॉन्ज मिले थे। ये ट्रिक बताया था। इनके अलावा T20 वर्ल्ड कप 2024 वेस्ट इंडीज और अमेरिका में हुआ है, जहां विजेता रहा भारत, उप विजेता रहा अफ्रीका। लेकिन यहां से विजेता वाली क्वेश्चन नहीं पूछने वाला अभी इस एग्जाम में। तो फिलहाल तो इसमें सिर्फ वेन्यू पूछने वाला है, या फिर एडिशन पूछने वाला है, कौन सा एडिशन था, या फिर ये पूछने वाला है कि भारत पहली बार कब जीता। तो पहला एडिशन का ही जीता था। 2007 में स्टार्ट होता है T20 पुरुष वर्ल्ड कप, और 2009 में स्टार्ट होता है T20 फीमेल महिला वाला वर्ल्ड कप, ठीक है भाई। और आईसीसी अंडर 90 वर्ल्ड कप जो है महिला वाला T20 फॉर्मेट का ही है, ये 2023 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। इनके अलावा T20 महिला वर्ल्ड कप 2024 जो है ये कहाँ पे होंगे, तो ये बांग्लादेश के अंदर होंगे। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ल्ड कप 2025 कहाँ पे होगी, भारत के अंदर होगी। एक दिवसीय पुरुष वर्ल्ड कप 2023 ये कहाँ पे हुआ, भारत में हुआ। विजेता भी तय, उप विजेता भी तय, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। एशियाई खेल 2023 कहाँ पे हुआ, चीन के अंदर हुआ। फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ पे हुआ, तो ये आपका कतर के अंदर हुआ। विजेता अर्जेंटीना रहा था। एशियाई खेल 2026 भी जापान के अंदर होगा, है ना। 2026 में जो होगा वो जापान के अंदर होगा। फीफा महिला वर्ल्ड कप 2023 ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हुआ, जहां विजेता स्पेन रहा था और उप विजेता इंग्लैंड रहा था।
तो ये कुछ हाल फिलहाल के खेल है ना, यानी जो आपके एग्जाम में आने लायक है 2023 में घटित घटनाओं पर आधारित जो खेल से संबंधित है, आप इतने को ध्यान रखिएगा। अगर इतना ध्यान रख लिए तो बाद बाकी आप ऑप्शन भी छांट के काम चला सकते हैं। ठीक है भैया, तो ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, सावधानी बरतने वाला है सैफ वाला में है ना, सैफ अंडर-90 और सैफ दोनों 23 में विजेता कौन है? भारत। तो जो सैफ वाला है उसमें पाकू को हराया है, पाकिस्तान को हराया है, नहीं उसमें जो है सैफ अंडर-90 वाले में पाकिस्तान को हराया। यहाँ पे फिर से एक बार देख लेते हैं, सैफ अंडर-90 वाले में जो है पाकिस्तान को हराया है। यहाँ देखिए सैफ अंडर-90 वाले में पाकिस्तान को हराया है, और सैफ में जो हराया है ये कुवैत को हराया है। दोनों बात ध्यान रखेंगे। एगो मैच अंडर-90 वाला नेपाल में, और जो सीधा सीधा सैफ है वो हुआ था आपका बेंगलुरु में। चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ, यानी दूसरे टॉपिक की तरफ। दूसरा टॉपिक है, उड़ीसा राज्य में मनाया जाने वाला रजा पर्व कितने दिनों तक मनाई जाती है? तो 3 दिन तक। यहाँ पे मैं रजा पर्व को लेके चला है, आप छठ पर्व को लेके चलेंगे तो 4 दिन तक, पोंगल 4 दिन तक, गणगौर 17 या 18 दिन तक, ओणम 10 दिन तक, याओसांग 5 दिन तक, है ना। इनके अलावा अगर और आप बात करेंगे दिनों की संख्या वाला, ओणम बता ही दिए थे 10 दिन तक, है ना। बस्तर दशहरा 75 दिनों तक चलती है। तो ये सब कुछ त्यौहार है जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, मेदराम जात्रा त्यौहार 4 दिनों तक, ये सब भी ध्यान रखना है ना। तो ये हो गया आपका कुछ जो दिनमा त्यौहार है कि कितने दिनों तक मनाई जाती है। अब इससे आगे निकलते हैं, ये रजा पर्व क्या है? राज्य लिखा, अच्छा उड़ीसा राज्य में सही लिखा है, रजा पर्व यहाँ लिखा है। जो रजा पर्व है ना, ये धरती से संबंधित पर्व है, और ये जो मासिक धर्म होती है महिलाओं में, है ना, पीरियड से संबंधित इसमें बात किया जाता है इस त्यौहार में। ठीक है, तो ये महिलाओं से संबंधित त्यौहार हो गया ओवरऑल। कहाँ पे होता है? उड़ीसा के अंदर होता है। ठीक है, महिलाएं लोग इसमें हर्षोल्लास मनाते हैं, है ना, छुट्टी इत्यादि लेके अपनी जो है टाइम स्पेंड करते हैं अच्छा वाला, क्योंकि यहाँ पे जो है उन्हीं के लिए मनाया जाता है ये त्यौहार, है ना, उन पे बेस्ट है, यानी महिलाओं पे। ठीक है, ओवरऑल ध्यान रखिएगा। उड़ीसा के प्रमुख त्योहारों में कोणार्क नृत्य महोत्सव, ये भगवान सूर्य के समर्थन में, कोणार्क जो मंदिर है वो सूर्य मंदिर ही है, तो वहाँ पर ही करी जाती है। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा, ये भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा जैसे मैंने आपको बताया था कि ये छत्तीसगढ़ में भी निकाला जाता है ना। इसके अलावा जो आपका जो पालकी यात्रा मैंने एक बताया था, ये भी एसएससी सीजीएल ने पूछा है। पालकी यात्रा जो है ये आपका महाराष्ट्र में निकाली जाती है, इन्हें ध्यान रखेंगे। धनु यात्रा भी आपका जो है उड़ीसा में ही होता है। कुमार पूर्णिमा किसके याद में या किसके समर्थन में मनाया जाता है या किसकी पूजा होता है? तो भगवान कार्तिकेय की पूजा होती है कुमार पूर्णिमा में, ध्यान रखिएगा। इसी से याद आ गया मुझे, एक थाई पूसम त्यौहार होता है, इसमें पूछ देता है, इसमें भगवान मरुगन की पूजा होती है और ये तमिलनाडु का त्यौहार है। बोनालू और बतुकम्मा में भी पूछ देता है, तो जो बोनालू है और जो बतुकम्मा है, तो जो बनालू है उसमें काली देवी की पूजा होती है और जो बतुकम्मा है उसमें गौरी देवी की पूजा होती है। ठीक है भाई, अब हम चलते हैं आगे थोड़ा सा। उड़ीसा में आएंगे तो बाली जात्रा त्यौहार भी होता है, नौखाई त्यौहार भी होता है इत्यादि, ये सब जो है उड़ीसा में प्रमुख त्योहारों में से है। अब उड़ीसा का नृत्य यहीं पर ही बात कर लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। देखिए उड़ीसा में तो एगो ओडिसी नृत्य है। देखिए ओडिसी नृत्य जो है ना, इसमें जो भी सरनेम रहता है महापात्रा सरनेम रहता है, और इस नृत्य का जो है प्रमाण आपको गुफाओं में भी मिलता है। जो गुफा का क्या नाम है? उदयगिरी का गुफा, है ना, उदयगिरी का गुफा जो है इसमें आपको मिलेगा। इस नृत्य को संरक्षण कौन दिए भाई? खारवेल ने दिए थे। खारवेल कौन है भाई? प्राचीन कलिंग के नरेश रहे थे। ठीक है, कलिंग नरेश मतलब उड़ीसा का नरेश, उड़ीसा को पहले कलिंग या उत्कल भी कहा जाता था। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा हम ओडिसी से थोड़ा आगे जाते हैं, तो उड़ीसा में आप बाघा नाच उड़ीसा के अंदर होता है, बाघा नाच होता है। इसके अलावा दलखाई भी उड़ीसा में है ना। दस्कथिया भी उड़ीसा के अंदर है। उड़ीसा के अंदर आपका घुमुरा भी है। देखिए वो घूमर है जो राजस्थान के है। ठीक है, और एगो घुमुरा है, महर्षुकार मुँह राकारा, घुमुरा, ये आपका उड़ीसा का है ना। तो इन्हें ध्यान रखेंगे। गोटीपुआ काफ़ी बार पूछा जाता है, गोटीपुआ नृत्य ये आपके उड़ीसा के हैं, तो इन्हें भी ध्यान रख लेंगे। इसके अलावा जो छऊ 3 जगह होता है, तो मयूरभंज का जो छऊ है
ये आपका उड़ीसा के अंदर होती है। तो हम उड़ीसा पे यहाँ पे देख लिए। हम चलते हैं आगे। अब देखिए कल के या परसों के आपके क्वेश्चन पूछे गए थे कि अमुक त्यौहार को यानी मकर संक्रांति को अमुक राज्य में किस नाम से जानते हैं। यहाँ पे हम मकर संक्रांति को टोटली जानेंगे कि किस राज्य में कैसे जानते हैं, हालांकि हम पहले भी आपको ये चीज़ बता चुके हैं। तो देखिए जो भी सिख बहुल क्षेत्र है यानी पंजाब और हरियाणा, इसे जो है हम किस नाम से जानते हैं, लोहरी के नाम से जानते हैं। कश्मीर में हम इसे किस नाम से जानते हैं भाई, है ना, सिरुर संकेकात कश्मीर में, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के काफ़ी पूछे जाते हैं, हिमाचल प्रदेश में इसे माघ साजी कहते हैं और 2 करोड़ बार आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं ये चीज़ कि माघ साजी का फेस्टिवल और नाटी डांस, ये दोनों हिमाचल प्रदेश से काफ़ी पूछे जाते हैं। अभी मैंने बताया था कि हिमाचल प्रदेश के कौन से समुदाय को जो है जनजाति का दर्जा दिया गया है। कोई भी जो है वीर कमेंट करें तो मैं बताऊं कि आप मेरा बात को ध्यान रखते हो, ठीक है। करंट अफेयर में एसएससी के किसी एक क्लास में यानी क्लास नंबर 9 या 10 में मैंने बताया था, तो बताइएगा कि किस जाति को जनजाति की दर्जा दे दी गई है जो हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं, ठीक है। देखिए बिहू आपका असम में हो जाएगा, मकर संक्रांति में बिहू होता है, नव वर्ष में भी बिहू होता है। इसके अलावा बिहार में इसे आप क्या कहते हो, मकर संक्रांति भी कहते हो और तिला सकरात भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, तिला सकरात, है ना, तिला सकरात कहा जाता है बिहार के अंदर इन्हें मकर संक्रांति को। ओडिशा में आएंगे तो मकर संक्रांति भी कहते हैं, पश्चिम बंगाल में पौष संक्रांति कहते हैं, है ना। इसके अलावा मकर बिलक्कू आप केरला में कहेंगे, जो यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा होगा, यहाँ दिख रहा है, मकर बिलक्कू जो है केरला में कहते हैं। इसके अलावा है ना मकर संक्रांति ही कर्नाटक में सेम ही है। उत्तरायण गुजरात में कहते हैं, ध्यान रखेंगे। खिचड़ी उत्तर प्रदेश में काफ़ी बार पूछे जाते हैं, ये सब आपको ध्यान रखना है ना, कि भाई जो है किस राज्य में मकर संक्रांति को क्या कहते हैं। यहाँ पे पोंगल जो है कहाँ पे मनाएंगे, तमिलनाडु में। तो ये कुछ मकर संक्रांति के अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम, इनको ध्यान रखना है। अच्छा, गुजरात के नव वर्ष को क्या कहते हैं, कोई बच्चा बता दो, गुजरात के नव वर्ष को क्या कहते हैं। देखिए चलिए आगे बता दूंगा। गुजरात के नव वर्ष को बेस्टू बरस कहते हैं। क्या कहते हैं, बेस्टू बरस कहते हैं, और ये क्वेश्चन एसएससी ने पास्ट में पूछ रखा है। अब देखिए आते हैं यहाँ पे, जैसे हम इस किनारे से चले थे फिर हम इसी किनारे से ऐसे आएंगे, तो वहाँ पे हमने देखा था लोहड़ी मकर संक्रांति को पंजाब हरियाणा में। अब पंजाब हरियाणा में जो हम हैप्पी न्यू ईयर होता है, ये होता है भाई आपका बैसाखी नाम से, ठीक है, बैसाखी नाम से होगा। वहाँ पे कौन से नाम से मकर संक्रांति को देखे थे, लोहड़ी के नाम से, सेम जगह पे, ठीक है। अब इसको मिटा देते हैं। अब देखिए जम्मू कश्मीर में नवरेह मनाते हैं। एक बार आपसे एसएससी सीजीएल ने क्वेश्चन किया कि नवरेह में किस देवी देवता की पूजा होती है, तो देवी सारिका की होती है ना, देवी सारिका। अब सारिका कोई देवी होंगे तो देवी सारिका की पूजा होते हैं नवरेह फेस्टिवल में, जो जम्मू कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश में एज अ न्यू ईयर के तौर पे मनाया जाता है। सिक्किम में इसे हम लोसांग कहते हैं। क्या कहते हैं, लोसांग कहते हैं। अब ये लोसांग से एक क्वेश्चन आता है कि लोसांग तिब्बती चंद्र कैलेंडर के अनुसार किस महीने में, तो तिब्बती चंद्र कैलेंडर के अनुसार 10वें महीने के 18वें दिन मनाया जाता है आपका क्या, लोसांग, ठीक है मेरे भाई, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा बोहाग बिहू, जैसे मैंने कहा कि भाई बिहू 3 बार होता है, बिहू जो है ये साल में 3 बार होता है, तो मकर संक्रांति, नववर्ष इत्यादि में बिहू हो सकते हैं। तो यहाँ पे बिहू, बोहाग बिहू नववर्ष में भी होता है, ठीक है। अगला है कि यहाँ पे जो लोसांग हो गया, ये हो गया। इसके अलावा देखिए नववर्ष का त्यौहार बेस्टू बरस यहाँ पे लिखा भी है भाई, गुजरात में बेस्टू बरस होता है। इसके अलावा गुड़ी पाड़वा महाराष्ट्र में होता है, उगादी कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में होता है, ठीक है। विषुव संक्रांति आप ओडिशा में कहते हो, जो नया वर्ष है उसे विषुव संक्रांति कहाँ कहते हैं, ओडिशा में कहते हैं। बिहार में क्या कहते हैं, इसे जूड़ शीतल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, जूड़ शीतल बिहार में कहते हैं। पहला बैसाख पश्चिम बंगाल में, है ना। इसके अलावा चेरोवा मणिपुर में कहते हैं, और विशु केरला में कहते हैं। तमिलनाडु का नहीं दिया, यहाँ पे दिया है पोतांदु, तमिलनाडु को कहते हैं। तो ये जो आपके नववर्ष का नाम है और मकर संक्रांति का नाम है, इसे याद करने की सही तरीका क्या है, मकर संक्रांति या फिर दोनों में से एक याद रखो, दूसरे के साथ
तालमेल बैठा हो। जैसे गुजरात में वहाँ पे क्या कहते थे, उत्तरायण कहते थे। महाराष्ट्र में मकर संक्रांति को मकर संक्रांति ये कहते हैं। इसके अलावा जो आपका यहाँ पे विशु है ना केरल, यहाँ पे मकर बिलक्कू कहते थे, यहाँ पे पोंगल कहते थे, है ना। यहाँ पे जो है मकर संक्रांति ही कह लेते थे, यहाँ पे पौष संक्रांति कह लेते थे। तो इस प्रकार से आप चलेंगे, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला है कि ये जो आपको हमारे ई बुक के साथ टॉपिक बैच प्रदान किया जाता है, तो उसके ये कुछ एक टॉपिक जो ट्रेंडिंग में चल रहा है आपको पढ़ के जाना है। जैसे पहले में आर्टिकल है, आर्टिकल कल 351 जो राज्यपाल और इनको जो है राष्ट्रपति के संरक्षण है, शायद ये आया था, तो ये आपको देखेंगे। इनके अलावा जो कलाकार वगैरह हैं, सभी राज्यों के जनजातीय नृत्य हैं, वाद्य यंत्र है, राष्ट्रीय त्यौहार है, समाज सुधारक है, सभी राज्यों के प्रमुख जो भी चीज़ है वहाँ पे राज्यों में वो उसके बारे में है। रामसर साइट सौर मंडल से संबंधित फैक्ट, तो आधा क्वेश्चन तो इस टॉपिक बेस से सॉल्व हो जा रहे हैं महाराज, है ना। और बाद बाकी मेरिट में लाने के लिए तो ई बुक बना ही दिया हूँ। तो जो भी बच्चे को ई बुक डिमांड है, लेना है, ये वाली जो नंबर देख रहे हैं इस पे व्हाट्सअप करना है या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, दोनों के थ्रू आपको व्हाट्सअप मैसेज के जरिए लेना है। इतना टॉपिक वाला बैच आपको तो ये तो फ्री में दी जा रही है भाई। ये जो टॉपिक बैच देख रहे हैं ना, इसका कोई चार्ज नहीं, ई बुक के साथ दिया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि कंटेंट और आपके पैसे की कितनी वैल्यू है ना। 100 प्लस क्लास की मटेरियल मिलेगा मेरा एक्स्ट्रा फैक्ट, जैसे कि मैं पढ़ाता आया हूँ, और ये तो फ्री में मिलेगा। इसके अलावा भी बहुत कुछ मिलेगा। चलिए चलते हैं आगे। अब आते हैं सभी प्रकार के स्थापना और उनके समाज सुधारक और स्थान, ठीक है। अभी तक हमने 2 टॉपिक देखा है, इसमें हमें 10 टॉपिक करना है। आशा करते हैं कि 20-25 मिनट और लगेगा। ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय 1828 कोलकाता में, स्थान पे विशेष फोकस करेंगे। आत्मीय सभा, राजा राम मोहन राय कोलकाता, ठीक है। तत्वबोधनी सभा, देवेंद्रनाथ टैगोर 1839 कोलकाता। यंग बंगाल आंदोलन, हेनरी विवियन डिराजियो, ठीक है, 1826 कोलकाता। आदि ब्रह्म समाज, केशव चंद्र सेन 1864 कोलकाता। प्रार्थना समाज, आत्माराम पांडुरंगा और महादेव गोविंद रानाडे भी थे इनके साथ, ठीक है। तो ये दोनों मिलके बम्बई में 1867 के अंदर किए थे। इसके अलावा आपका आर्य समाज, दयानंद सरस्वती 1875 बॉम्बे के अंदर किए थे दयानंद सरस्वती साहब, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो है आर्य समाज बता दिए थे। अच्छा, इन समाज से जो है जो एडिशनल कार्य है वो भी ध्यान रखना है। जैसे आर्य समाज वेदों की ओर लौटो का नारा दिए थे, है ना। इनके अलावा जो आपका कहाँ गए भैया, ब्रह्म समाज के मतलब संस्थापक राजा राम मोहन राय, इनकी किताब का नाम याद रखना है। आर्य समाज की भी किताब है, अपना क्या नाम है, सत्यार्थ प्रकाश, उनका भी ध्यान रखना है। सत्यशोधक समाज की किताब भी याद रखना है, ज्योतिबा फुले द्वारा, गुलामगिरी, ठीक है। ये 1873 में पुणे यानी महाराष्ट्र में किए थे, बम्बई लिखा रहता है, ठीक है। अब आते हैं भैया, अलीगढ़ आंदोलन के फाउंडर भी पूछते हैं, तो सर सैयद अहमद खान, अलीगढ़ मुस्लिम या ओरिएंटल विश्वविद्यालय के संस्थापक भी यही सर सैयद अहमद खान है, ठीक है। इन्हें ध्यान रखेंगे। थियोसॉफिकल सभा लिखा है यहाँ पे, थियोसॉफिकल सोसाइटी के जनक में थोड़ा सा यहाँ पे आपको मैं समझाना चाहूँगा, क्योंकि ये 2 स्तर से आप समझ सकते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी इंडिया स्तर पे और थियोसॉफिकल सोसाइटी अमेरिका स्तर पे, ये दोनों बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो अमेरिका स्तर पे थियोसॉफिकल सोसाइटी है, ये आपका 1875 में मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अलकाट के द्वारा जो है स्थापित किया गया था या फाउंड किया गया था। इंडिया में इसे लाने का श्रेय जो है एनी बेसेंट को दिया जाता है। और एनी बेसेंट जो ये वाला सोसाइटी है आपका थियोसॉफिकल सोसाइटी, इससे बसाने का काम सबसे पहले आरडीआर में 1882 में हुआ था, ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे। रामकृष्ण मिशन विवेकानंद साहब 1897 बेलूर। सत्यशोधक समाज से यहाँ से बता दिए फूले साहब 1873 पूना में, और इनके किताब भी गुलामगिरी जो मराठी भाषा की है। बहिष्कृत हितकारिणी सभा अम्बेडकर साहब 1924। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस जिसे बोलते हैं डॉक्टर हेडगेवार 1925 नागपुर, और ये दिल्ली पुलिस के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा हिंदू महासभा मदन मोहन मालवीय 1915 हरिद्वार, कोई बनारस मत मार देना झट से। हिंदू जो बीएचयू वाला जो कॉलेज है ना, उनके फाउंडर भी मदन मोहन मालवीय ही हैं 1916 में, ठीक है। और जो बीएचयू से पहले, बीएचयू का जो ओरिजिन है वो हिंदू कॉलेज के नाम से हुआ था, जो एनी बेसेंट के द्वारा स्टार्ट करी गई थी। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, कहीं ना कहीं बीएचयू का जो मेन ओरिजिन है वो हिंदू कॉलेज से आती है, ठीक है। इनके अलावा सोशल सर्विस लीग एमएन जोशी 1911 बम्बई के अंदर। भारतीय सेवक समाज गोपाल कृष्ण गोखले 1905 बम्बई के अंदर। तो ये कुछ संस्थान है, संस्था है, संस्थापना की वर्ष है और कौन किए थे उनका नाम है।
जरूर ध्यान रखिएगा। एक मंदिर प्रवेश आंदोलन अंबेडकर साहब के साथ और जोड़ लीजिएगा, 1927 में हुआ था, ठीक है, मंदिर प्रवेश आंदोलन। अब हम आते हैं चौथे टॉपिक पे। चौथा हमारा सौरमंडल, चौथा या पांचवा होगा। सौरमंडल के बारे में सारा फैक्ट को हम इमेज से कल या परसों भी समझाए थे, आज भी समझाता हूँ। सौरमंडल का जो मुखिया है ये सूर्य है, सबसे छोटा ग्रह बुध है, सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर है। ध्यान से सुनेंगे, इतना ही से काम हो जाएगा। मरकरी जो है ये सबसे फास्ट चक्कर लगा लेता है आपका, किसका, सूर्य का। ये मैंने याद रखने के लिए बताया था। सबसे बड़ा ग्रह जो है ये आपका जुपिटर है और सबसे छोटा जो है ये आपका मरकरी है, ठीक है। जो जितना नज़दीक रहेगा वो सूर्य का परिक्रमा उतने कम समय में कर लेगा। इसका मतलब सबसे देर में कौन करता होगा, वरुण, ठीक है। 5 नंबर पे ग्रहों के क्रम में जो है मतलब विस्तारिता के आधार पे आपका अर्थ है, और सूर्य से दूरी के अनुसार तीसरे नंबर पे अर्थ है। गिन के देख लीजिए, 1 2 3। अगर विस्तारता की बात करेंगे तो सबसे बड़ा जुपिटर, फिर आता है मार्स, फिर आता है अरुण, फिर आता है अरुण, है ना, फिर आता है एक मिनट माफ़ कीजिए, सबसे पहले जुपिटर सबसे बड़ा, बृहस्पति, फिर शनि कहाँ गया, शनि, और फिर आपका अरुण और फिर वरुण। तो 4 गो जो बाह्य ग्रह है वो 4 गो बड़का ग्रह भी है अपने आप में, है ना। अगर सूर्य से बढ़ते हुए क्रम की दूरी याद है आपको, तो जब सबसे लास्ट में 4 गो ग्रह है वो 4 गो विशाल ग्रह भी है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये क्षेत्रफल के हिसाब से 4 बड़े ग्रह हैं। 5वें स्थान पे आता है पृथ्वी, इसे ध्यान रखेंगे क्षेत्रफल के हिसाब से, ठीक है भैया। इसके जो अगला है आपका ये आ जाता है ना, और सबसे छोटा आ जाता है मरकरी। तो ये ध्यान रखेंगे, है ना। इनके अलावा जो दूरी के हिसाब से बता दिया और दिख भी रहा, आपको तो बताने की क्या ज़रूरत है। अब लाल पीला हरा किसे कहते हैं ये आप इमेज से भी देख सकते हैं। लाल मंगल है, नीला अर्थ है ना। इसके अलावा जो आपका यूरेनस है इसे हरा ग्रह कहते हैं, शनि को रिंग वाला ग्रह कहते हैं, है ना। इनके अलावा जो आपका शुक्र है इनको बहुत कुछ कहते हैं, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, पृथ्वी की बहन, लूसीफर ग्रह, पीला ग्रह, ये सबसे चमकीला ग्रह, सबसे गर्म ग्रह, ये जो है आपको शुक्र को कहते हैं। अब आते हैं उपग्रह से संबंधित। जो बुध और शुक्र है इसके पास कोई उपग्रह नहीं है, पृथ्वी के पास 1 उपग्रह है, मंगल के पास 2 उपग्रह है, सबसे अधिक शनि के पास उपग्रह है, टिटान इसका 1 उपग्रह है, जो ध्यान रखिएगा शनि का। और जुपिटर में जो एक ज्ञानामीड करके ग्रह है ये सौरमंडल की सबसे बड़ी उपग्रह है, ध्यान रखेंगे। इनके अलावा जो सौरमंडल है वो सूर्य की जो सतह है बता ही दिए थे कि जहाँ पे प्रकाश नहीं रहता उसे वर्णमंडल कहते हैं, बाहरी भाग को कोरोना कहते हैं, है ना। ये सब ध्यान रखेंगे। सूर्य के जो सूर्य की जो सतह है बाहरी, वहाँ की टेम्परेचर कितनी मापी जाती है, 6000 डिग्री सेल्सियस मापी जाती है, ये भी पूछा गया है। अब सूर्य और पृथ्वी, ये मान लीजिए ये हमारा पृथ्वी है, यहाँ पे हमने यहीं से पृथ्वी तो है ये, तो ये जो पृथ्वी है ये सूर्य और पृथ्वी के जो रिलेशन में अपसौर उपसौर होता है, इनका डेट याद कर लीजिएगा, 3 जनवरी 4 जुलाई यानी कल था जो अपसौर था, यानी ज़्यादा दूर पे सूर्य भाग गया होगा, और 3 जनवरी उपसौर होता है जो कम दूर पे सूर्य आ जाता है। खगोलीय दूरी का मात्रक क्या होता है, लाइट ईयर या फिर पारसेक, है ना। लाइट ईयर और पारसेक, 1 लाइट ईयर बराबर कितना होता है, 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर, और 1 पारसेक बराबर कितना होता है, 3.26 लाइट ईयर। तो लाइट ईयर से भी 3.26 टाइम जो है पारसेक बड़ा है। तो ये कुछ सौर जो है मंडल से क्वेश्चन है। H2SO4 का परत बता दिए थे कल किस ग्रह में होगा, है ना। लेकिन एक बात और ध्यान रखना है, अपने अक्ष पे सबसे पहले रोटेट कौन हो जाता है, जुपिटर, और सबसे लेट होता है शुक्र। ये दोनों बात अलग से जरूर याद रखना, क्योंकि यहीं पे क्वेश्चन कन्फ्यूजन का है और बच्चे गलती कर लेते हैं। भैया परिक्रमण और परिभ्रमण में अंतर है, ठीक है। जैसे आप मंदिर में जाते हो तो क्या करते हो, परिक्रमा करते हो, ठीक है, और परिभ्रमण एगो अलग है, परिक्रमण एगो अलग है, ठीक है। तो जो सूर्य की चक्कर लगाता है ना वो बुध पहले लगा लेता है, जो खुदे का अपने अक्ष पे घूम जाता है सबसे पहले ये जुपिटर है, ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे। सौर मंडल में और भी क्या कुछ है, क्या धूल के जो शांति सागर है वो चंद्रमा पे है, ये ध्यान रखिएगा। निहारिका वगैरह जो धूल के बादल वगैरह होते हैं निहारिका कहते हैं। तारा जो सूर्य जो है खुद एक तारा है, और पृथ्वी के तुलना में पहला तारा कौन है, पृथ्वी से पहला तारा कौन पड़ेगा, तो सूर्य ही पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। पृथ्वी से जो पहला तारा है ये सूर्य है, और सूर्य के बाद जो तारा है पृथ्वी के समीप से वो प्रैक्सिमा सेंचुरी है, जो आपके एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। इसके अलावा आगे हैं तो फिर से समझिए, ये जो 4 गो ग्रह है इसे आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह कहते हैं, जो सूर्य के नज़दीक 4 गो है, और जो दूर वाला है इसको बाहरी ग्रह कहते हैं या जोबियन ग्रह कहते हैं, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखेंगे।
इनके अलावा प्लूटो को ग्रह के श्रेणी से निकाल दिया, ये तो आप सभी जानते हैं। अगला टॉपिक हमारा कि भारत में जो भी परिवहन व्यवस्था है उसको अच्छे से ध्यान करके जाएं, जैसे कि आपका बंदरगाह है, कोई बड़े बड़े रोड एनएच वगैरह हैं, किसको किसको जोड़ता है, जलमार्ग किसको जोड़ता है, जो कॉरिडोर हाल फिलहाल में उद्घाटन है वो कहाँ पे है, ऐसा ध्यान रखना है। देखिए तो सबसे पहले बंदरगाह पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में बांट देते हैं, हालांकि कुछ स्पेशल भी है ना, कुछ नदी पर भी बंदरगाह है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी जो है आपका जो मेजर बंदरगाह है इसी प्रकार से हम बांटते हैं, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट में आएंगे आपका कांडला बंदरगाह, कहाँ पे है, गुजरात में। इसे क्या कहते हैं, इसे ज्वारीय बंदरगाह कहते हैं। अच्छा हुआ ज्वारीय शब्द का मेरा मुंह से जो है निकल गया। यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है, भारत में सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है। देखिए गुरुत्वीय बांध अगर पूछेगा तो आप भाखड़ा नांगल ही आंसर करना, ठीक है, और खाली बांध सबसे ऊंचा पूछेगा तो टिहरी आंसर करना। यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन का आंसर वेरी करता है, थोड़ा सा एक शब्द ऐड होने से आंसर बदल जाती है, ठीक है। तो कांडला को आप क्या कहते हो भाई, ज्वारीय बंदरगाह कहते हो। इसे मुक्त व्यापार क्षेत्र भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, गुजरात के अंदर है। इसके अलावा मुंबई में नन्हा सेवा जेएनपीटी है, और ये जेएनपीटी कृत्रिम बंदरगाह का उदाहरण है ना, कृत्रिम है, आर्टिफिशियल तो नहीं कह सकते हैं, ह्यूमन मेड कहेंगे, ठीक है, आर्टिफिशियल कहना सही नहीं रहेगा कि खिलौना है क्या ये, है ना। तो जेएनपीटी जो है ये आपका कृत्रिम बंदरगाह का उदाहरण है, और कृत्रिम बंदरगाह में ये सबसे बड़ी पश्चिमी घाट का बंदरगाह है जो मुंबई में है। वैसे कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई भी है, ठीक है। इनके अलावा मरमागुआ, ये जुआरी नदी के किनारे है, किस नदी के किनारे है, ये जुआरी नदी के समीप है, और ये गोवा के अंदर है, और यहाँ से आपका आयरन ओर सबसे ज़्यादा निर्यात होती है। ये मंगलोर पश्चिमी घाट का है, तो मंगलोर नाम से स्पष्ट है, कर्नाटक का होगा। इसके अलावा ये कोचीन है आपका, है ना। इनके अलावा जो आपका एन्नौर है ये पूर्वी घाट का हो जाएगा। विशाखापत्तनम ये लैंडलॉक्ड बंदरगाह है इंडिया का, सेफ बंदरगाह है इंडिया का। ये पारादीप ये उड़ीसा में है। कोलकाता में हल्दिया बंदरगाह है ना। ये सब आपको बंदरगाह जो मेजर है इनको ध्यान रखना है। इसके अलावा इसी प्रकार का कुछ तथ्य आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे हम यहाँ पे मैं थोड़ा सा दूंगा तो आप समझ जाओगे कि भाई तालचेर कहाँ है, तालचेर कहाँ है, तो कहेंगे उड़ीसा में है। राजहरा की पहाड़ी कहाँ है, बैला डीला कहाँ है, जो लोहा वाला है ना, तो ये आपका छत्तीसगढ़ के अंदर है। भाई कोलार कहाँ है, कोलार कर्नाटक के अंदर है। भाई नोवा मुंडी कहाँ है, नोवा मुंडी ये आपका झारखंड के अंदर है। भाई तुमलापल्ली कहाँ है, तुमलापल्ली ये आंध्र प्रदेश के अंदर यूरेनियम मिलता है यहाँ पे। मलाज खंड कहाँ है, मलाज खंड जो है ये एमपी के अंदर है, तांबा मिलता है यहाँ पे। खेतरी कहाँ है, खेतरी राजस्थान के अंदर है, तांबा मिलता है ना। पन्ना कहाँ है, मध्य प्रदेश के अंदर है, हीरा मिलता है ना। सिमोगा कहाँ पे है, सिमोगा में मैगजीन मिलता है, कर्नाटक के अंदर है ना। बादाम पहाड़ी कहाँ है, बादाम पहाड़ी जो है उड़ीसा के अंदर है, लोहा मिलता है। तो ये जो आपका जो मिनरल साइट है इनको जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, और ई बुक में मैं अच्छे से आपको दे दिया हूँ ये सब करके। मुझे पता है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं और आएंगे। देखिए 3 चैप्टर को मैं टॉपिक बैच में भी अलग से ऐड कर दिया हूँ। जो अभी आपने हैंडबुक का इंडेक्स देखा था वो हैंडबुक है जो फ्री में दिया जाता है आपको, है ना। तो इसमें जो है आपको ये तीनों को मैं अलग से डाल दिया हूँ, और एक ग्राम पंचायत और नगर पालिका भी। संविधान से इतने चीज़ जो है अलग से रखने की ज़रूरत है और पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि ये ज़्यादा कॉमन है। एक मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, डीपीएसपी, है ना। तो देखिए मौलिक जो कर्तव्य है 11, ये आपने कई बार देखा था। फिलहाल मैं यहाँ पे मौलिक कर्तव्य की ओरिजिन की बात कर लेता हूँ, क्योंकि ओरिजिन से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए स्वर्ण सिंह समिति जो कमेटी है एसएससी है, यानी स्वर्ण सिंह कमेटी एसएससी है ना, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ठीक है। तो इन्होंने जो है 8 प्रकार के फंडामेंटल ड्यूटीज को सुझाया था कि भैया ऐड कीजिए, लेकिन उस समय जब 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ तो 10 गो ऐड हो गया, और 11वां मौलिक कर्तव्य जो है ये 2002 में 86वां अमेंडमेंट के द्वारा, है ना, ऐड हुआ, जो एजुकेशन से संबंधित है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है, भाग 4 के ए में है, और आर्टिकल 51 के ए में, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक। इसके अलावा वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं जो आपके सामने हैं।
पहला और आखिरी याद रखने की कोई बात ही नहीं होती, क्योंकि ये हमारा कर्तव्य है। झंडा, देशगान, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय गीत का सम्मान करना। और आखिरी संविधान संशोधन से आए हैं, अलग वाले से 2002 में आए हैं, तो शिक्षा से संबंधित है, तो मैं ऐसे ही पकड़ लूँगा। बाद बाकी हमें याद करने की ज़रूरत है। जैसे 51 के 1 के ई से पूछ दिया है। जो ग्रुप ऑफ आर्टिकल्स हैं, जैसे 51 के ए हो गया, 19 का ए हो गया, इसके अलावा 243 हो गया। ये जो भी ग्रुप ऑफ आर्टिकल्स हैं, इनको मैं अलग से आपको पढ़ा दिया हूँ, एक वीडियो बना दिया था 27 या 28 मिनट का। इसके अलावा यहाँ पे जो है मौलिक कर्तव्य को तो हम इमेज से देख लिए, अब हम डीपीएसपी वगैरह के बारे में चर्च कर लेते हैं। अभी रूस से आए, बता दिए थे। जो डीपीएसपी है ये आपका आयरलैंड के संविधान से आया है। इसके आर्टिकल की बात कर लेंगे 36 से 51 और भाग की बात कर लेंगे तो 4 होता है। ये तो हो गया एस्टेब्लिश्ड कहाँ है संविधान के अंदर, इसके बारे में और कहाँ से ये लिया गया है। उद्देश्य क्या होता है? राज्यों को कल्याणकारी बनाना, ठीक है। इसके अलावा इसमें जो इम्पोर्टेंट्स आर्टिकल हैं इनको आपको देखना है, ठीक है। तो आर्टिकल वाले में भागेगा ये। इसके अलावा इसमें जो है कैटेगराइज किए गए हैं डीपीएसपी को। एक तो आपका गांधीवादी नीति है, गांधीवादी नीति है, या एक उदार बौद्धिक है, उदार बौद्धिक, और एक आपका समाजवादी। तो ये जो है आपके 3 नीतियों में कैटेगराइज किया गया है डीपीएसपी के अंदर, जो भी 36 से 51 आर्टिकल हैं उनको। अब आते हैं इम्पोर्टेंट आर्टिकल, इनका देख लेते हैं। सबसे पहले हम चलेंगे 39 का एक काफ़ी पूछा जाता है, समान विधिक एवं निःशुल्क न्याय इस वाले में दिया जाता है। इसके अलावा में समान काम के लिए समान वेतन, ये आपका 39 के डी में है ना, 39 के डी है ना। इसमें क्या होता है, जो महिला और पुरुष है जो जितना जैसा काम करेगा, जो एक काम के लिए एक जैसा वेतन, समान काम के लिए समान वेतन। फिर आते हैं 40 ग्राम पंचायत है। फिर हम आते हैं 42 प्रसूति सहायता है। फिर हम आते हैं 44 जो आपका समान नागरिक संहिता है। फिर हम आते हैं 45 शिक्षा से संबंधित है, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान है ना। फिर आते हैं हम 47 में जो है नशीली पदार्थ इत्यादि आदि का सेवन नहीं करना है। 48 में आते हैं पर्यावरण एवं वन्यजीव संरक्षण से संबंधित है। 49 में आते हैं जो भी लोकहित की जगह है जैसे रेलवे स्टेशन, अस्पताल वगैरह, उनको संरक्षण प्रदान करना है। 50 में आना है कार्यपालिका से न्यायपालिका को भिन्न करना है। 51 में आना है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को स्थापित करना है। तो ये डीपीएसपी थे। अब हम फंडामेंटल राइट में आते हैं। देखिए फंडामेंटल राइट को भाग 3 में रखा गया है, यूएसए के संविधान से लिया गया है। आर्टिकल 12 से 35 के बीच में वर्णित है ना। 7 गो था पहले, लेकिन 44वां संविधान 44वां अमेंडमेंट 1978 के द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार को, जो आपका वेल्थ का जो अधिकार है, उनको हटा दिया गया। तब से लेकर अब तक जो है 6 गो है। अब 6 गो में कैसे कैटेगराइज है, तो 14 से 18 जो है ये समानता का अधिकार है, राइट टू इक्वलिटी है ना। 19 से 22 जो है ये फ्रीडम का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है ना। इसके अलावा 23 और 24 जो है ये आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार है, और ये ज़्यादा पूछा जाता है। 23 जो है बलात् श्रम पे रोक है, और 24 जो है बाल श्रम पे निषेध है। 25 से 28 जो है ये धार्मिक स्वतंत्रता है, जैसे आप धर्म वगैरह से संबंधित कार्य करना चाहते हैं तो आपको रोक टोक नहीं होगा, कोई भी धर्म को आप फॉलो कर सकते हैं। धार्मिक काम पे जो है आपको टैक्स इम्पोज नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जो 29 और 30 है ये अल्पसंख्यक समाज, उनके शैक्षणिक संस्थान आदि को प्रोटेक्ट या हित पहुँचाता है, फेवर करता है। और जो 31 है ये निर्सित है, और 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसे भीमराव अंबेडकर ने संविधान का आत्मा माना है। साथ ही साथ इसी 32 का प्रयोग कर सुप्रीम कोर्ट रिट भी जारी करते हैं, और जो कॉमन मैन है वो सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। तो ये हमने तीनों का डिस्कस कर दिया है। चलते हैं आगे। भारत में नाभिकीय संयंत्र आपको देख लेना है कि कहाँ कहाँ पे कौन से नाभिकीय संयंत्र है। जैसे कुडुनकुलम हो गया, कहाँ पे है। रावत भाटा कहाँ पे, राजस्थान में हो जाएगा रावत भाटा, है ना। इनके अलावा जो है आपका आएंगे तो नीचे की ओर कलपक्कम आ जाएंगे नीचे की तरफ, है ना। तो ये जो भी आपका ट्राम्बे वगैरह में जो भी परमाणु बिजली घर है, सबको आपको थोड़ा बहुत तो ध्यान रखना है कि ये पर कहाँ पर ही है ना। कैगा है कर्नाटक के अंदर, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलते हैं आगे। देखिए पहले दिन शेषाचलम पूछा था, इसके बाद जो है आपका ये रुक गया कि इंडिया में जो बायोस्फीयर रिजर्व है वहाँ से क्वेश्चन आना फिलहाल रुक गया है, लेकिन आपको नहीं रुकना है। सुंदरबन डेल्टा, इनके बारे में सभी कुछ, जैसे मैं आप बताया कि मिट्टी उट्टी के बारे में बताऊंगा, तो इसी को लेके बताऊंगा क्योंकि ये जो है ज्योग्राफी का चीज़ है ना। देखिए सुंदरबन आपका कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में है। ये दुनिया की सबसे बड़ी डेल्टा है। डेल्टा का आकार भी एग्जाम में पूछ लिया गया, और पूछा जाता है तो त्रिकोण जैसा होता है। इसके अलावा कच्छ गुजरात में है, नंदा देवी उत्तराखंड में है, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी भी है, कुमायूं हिमालय की, ठीक है। इनके अलावा कोल्ड डेजर्ट, ये कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश के अंदर है कोल्ड डेजर्ट, है ना।
इसके अलावा जो आपका पचमढ़ी है ये मध्य प्रदेश के अंदर है। सिमलीपाल यहाँ पे गाने वाली मैना मिलती है, उड़ीसा के अंदर है। शेषाचलम पूछा गया है। नीलगिरी कर्नाटक नहीं, नीलगिरी जो है ये आपका, आप जो नीलगिरी पहाड़ कहेगा तो आप तमिलनाडु भी लगा सकते हो अंदर, आंसर कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहीं पे जो है आपका पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन भी होता है। गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु में है। तो ये कुछ एक जो है बायोस्फीयर रिजर्व है। अब मैं बताया था कि मैं मिट्टी को भी यहीं पे बता दूंगा। तो अपने इंडिया में सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी है, कितने प्रतिशत बताए थे, 44% के करीब। दूसरे स्थान पे कौन सा रहेगा, लाल मिट्टी, कितने प्रतिशत, 17 से 18%। तीसरे स्थान पे कौन रहेगा, काली मिट्टी, है ना, 16 से 17% मान लीजिए। तो ये 3 मेजर मिट्टी है। एक वो हम और पढ़ लेते हैं, लेटेराइट मिट्टी, ठीक है। इन सब मिट्टी का निर्माण कैसे होता है मैं बता दिया था, जलोढ़ मिट्टी का नदियों के अपर्दन द्वारा। लाल मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, लाल मिट्टी का, अब एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूँ। काली मिट्टी का मैं बताया था ज्वालामुखी क्रिया से, बेसाल्ट चट्टान से होता है। ये भी चट्टान से ही होता है, लेकिन बताइएगा कौन से चट्टान से होता है। लेटेराइट मिट्टी का निर्माण बताया था वर्षा प्रोसेस से होता है, लीचिंग प्रोसेस से, वर्षा के कारण बनती है उसका, है ना। तो जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार के मैं बताया था, बांगर और खादर बताया था। बांगर जो है ये आपका पुराना है और खादर जो है आपका नया है। बंजर से मैं याद रखा हूँ कि बांगर वाला पुराना होता है, ठीक है, क्योंकि बंजर में कुछ नहीं होता है ना। इनके अलावा जलोढ़ मिट्टी सभी प्रकार की फसलों के लिए उपजाऊ है, खास करके खाद्यान्न के लिए। और लेटेराइट मिट्टी में क्या उपजाते हैं आप, काजू उपजाते हैं, ठीक है। इसके अलावा काली मिट्टी को कपासी मिट्टी, रेगूर मिट्टी, ये सब जो भी आप कह सकते हो, कपासी मिट्टी कहिए, रेगूर मिट्टी कहिए, ब्लैक चेरनोजम कहिए, है ना। तो ये आपका काली मिट्टी को कहते हैं, जिसमें कपास खेती अच्छा होता है। इनके अलावा यहाँ पे शिखरों की ऊंचाई कम से कम ऊपर से 3 को जरूर याद रखना है। एक तो माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट का आप 88-50 कर लीजिएगा, अब ये डाटा बदल गया है। इनके अलावा जो गॉडविन ऑस्टिन है 86-11 और कंचनजंगा 85-86, तो ये तीनों को नाम जरूर, मतलब हाइट जो है जरूर याद रखिएगा, ठीक है भाई। इनके अलावा ओलंपिक के बारे में पूरा डाटा 2012 से 20 तक कौन क्या जीता है, कब जीता है, इनके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले किस खेल को ही पकड़ लिया हमने कि कौन कौन से खेल में कौन कौन से पदक और किसके किसके द्वारा जीते गए हैं। जैसा कि आपको पता है कि भारत को अब तक ओलंपिक में 35 पदक मिले हैं। कितने मिले हैं भाई, 35 पदक मिले हैं, ठीक है भाई। ध्यान रखेंगे ये 35 पदक का आपके पास जिक्र है, कहीं से भी पूछेगा इसी लिस्ट से आएगा, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना। देखिए ये पीडीएफ की बात कर रहे हैं ना, तो पीडीएफ हम अगले दिन आपको टेलीग्राम पर तो दे ही देते हैं, साथ ही साथ जो है जो बच्चे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में हैं उनको तो दे ही दिया जाता है। तो पीडीएफ तो एनालिसिस वाला हमारा हमेशा फ्री, आप ले सकते हो। हम तो सिर्फ ई बुक का जो है आपसे पे रखा है भाई, ई बुक और जो नए सीरीज हम जिसमें अपना दिमाग लगा के मेहनत करके बनाते हैं उस पर थोड़ा सा फी रखें। बाद में कि टॉपिक वाइज में हमारा क्या मेहनत है ना, सोर्स मिलता है यहाँ से है, ये कहीं ना कहीं से तो रहता ही है, क्योंकि टॉपिक वाइज तो एक ही जैसे जनरली रहता है। अब ये डिपेंड करता है कि किसमें कौन से किस स्तर की कंटेंट है। तो मैंने काफ़ी आधुनिकता को सम्मिलित किया है ना। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एग्जाम की लेवल देख के आपको पढ़ाता हूँ क्या आता है, और इस हिसाब से रिसर्च करता हूँ और आपको फैक्ट देता हूँ जो आपके एग्जाम में लग जाती है। तो उस हिसाब से बनाया गया है। फिर भी टॉपिक वाइज तो आपको निःशुल्क दिया जाता है, ई बुक चाहे कोई भी खरीद पे, है ना। इसके अलावा जो ये कुश्ती है, कुश्ती में अपन, है ना, 2 सिल्वर मेडल और 4 ब्रॉन्ज मेडल इंडिया को आया है। तो ये किसके किसके द्वारा आया है यहाँ पे आप देख लेंगे। 2020 में रवि कुमार दहिया, यानी जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसमें रवि कुमार दहिया कुश्ती में, एकदम अपडेट है भाई लास्ट ओलंपिक तक, है ना। 2016 में आया था ये आपका साक्षी मलिक के द्वारा। 2012 में योगेश्वर दत्त के द्वारा। 2008 में माफ़ कीजिएगा 2008 में योगेश्वर दत्त 2008 में सुशील कुमार, ठीक है ना। और 1952 में खसावा जाधव, यानी जो आपका केडी जाधव थे, जो सबसे पहले व्यक्तिगत पदक जीतने वाले भी हैं, है ना, जो इंडिविजुअल पदक सबसे पहले इंडिया के लिए प्राप्त किया था 1952 हेलेंसिकी ओलंपिक में। तो ये आपका जो है ना 6 पदक आपका कुश्ती खेल में आया है। कल हो कि ये बड़ी बात नहीं है कि किस खेल में सबसे ज़्यादा पदक और किस खेल में कितने पदक आए हैं अब तक ओलंपिक के अंदर, चूँकि ओलंपिक का सीजन चल रहा है, अभी होने वाला है पेरिस के अंदर, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे कुश्ती खेल में। तो चाहे 12 से पूछे, 8 से पूछे, 16 से पूछे, 20 से पूछे, इन 5 खिलाड़ी के बारे में आराम से चटका दीजिएगा। तो 1952 वाला तो आपको ऐसे ही याद है कि भाई केडी यादव सबसे पहले हेलेंसिकी में जीता था, और जो 2020 है ये भी याद है आपका, रवि कुमार दहिया जीते थे। बाद बाकी इन तीनों पे विशेष फोकस करना है। देखिए साक्षी मलिक जो है ये लैम्पलाइट में भी है, तो इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे आपको पता होगा कि जो टाइम मैगजीन 100 शक्तिशाली लोगों का लिस्ट जारी करता है, इनमें साक्षी मलिक का भी नाम है।
आलिया भट्ट का भी नाम है, अजय सिंह बंगा के भी नाम है और सत्या नडेला का भी नाम है। ये जो चारों है ये भारतीय मूल के ही हैं, 2 तो पूर्ण भारतीय हैं, 2 भारतीय मूल के हैं। इनके अलावा हॉकी में अब तक जो है 8 गोल्ड, 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल, 8 1 9 3 12 मेडल सिर्फ हॉकी खेल में आया ओलंपिक के अंदर। पहला गोल्ड कहेंगे हॉकी के अंदर, इस प्रकार के क्वेश्चन बने हैं तो 1928 और आखिरी गोल्ड 1980, ठीक है, हॉकी के अंदर। इसके अलावा जो एथलेटिक्स में है 1 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल। तो एथलेटिक्स में 2020 में भाला फेंक में गोल्ड मिला किनको, नीरज चोपड़ा को, और 1900 के ओलंपिक में नॉर्मन प्रिजार्ड नामक जो आदमी है उन्हें मिला था आपका क्या भाई, है ना, सिल्वर मेडल। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा बॉक्सिंग में 3 ब्रॉन्ज मेडल मिला है अब तक जो है इंडिया को। लवलीना बोरगोहेन को कल पूछी गई थी, असम का है और महिला बॉक्सर है। मैरी कॉम को मिला था 2012 में और विजेंदर सिंह को मिला था 2008 में। तो ये 3 ही को अब तक बॉक्सिंग में आया है मेडल। बैडमिंटन में मात्र 3 मेडल आया है, 1 वो रजत 2 गो ब्रॉन्ज, है ना। पीवी सिंधु, है ना, पीवी सिंधु जो है 2020 में जीती रजत। 2016 में साइना से 1 मिनट, जो आपका 2020 में है रजत ना, ये आपका कौन जीता भाई 2020 में रजत, 1 सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है ना, 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज, है ना। पीवी सिंधु जीता 2020 के अंदर, सही है भाई, और 2016 के अंदर साइना नेहवाल जीती। क्या यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, ठीक है, इसे जाने दीजिए, है ना। पीवी सिंधु लगातार 2 ओलंपिक में पदक जीतने वाली महिला है। तो ये आपका जो हो जाएगा 2016 में तो है ही पीवी सिंधु, ये सही है। साइना नेहवाल भी है, तो 12 में कौन है, तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा गड़बड़ है, ठीक है, इसको जो है थोड़ा सा खारिज कीजिएगा, थोड़ा सा जाने दीजिए, है ना। पीवी सिंधु 2020 और 2016, 1 सेकेंड, 2020 और 2016 में दोनों में जीता होगा क्या, है ना। 1 सेकेंड, मैं भी कंफ्यूज हूँ यहाँ पे थोड़ा सा, मुझे भी अभी याद नहीं आ रहा है। पीवी सिंधु लगातार 2 ओलंपिक में 2 पदक जीता महिला, सही है भाई, ये 2020 और 2016 में दोनों में जीते हैं पीवी सिंधु, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और दूसरा जो जैसे कि किसी भी दिख रहा है वो साइना नेहवाल का है, ठीक है। तभी तो एक क्वेश्चन बनाना कि लगातार 2 ओलंपिक में जीतने वाली पदक तो पीवी सिंधु तो है। शूटिंग के अंदर यहाँ पे गगन नारंग, विजय कुमार, अभिनव बिंद्रा ये व्यक्तिगत जीतने वाले प्रथम थे 2008 में, और 2004 में राजवर्धन सिंह राठौड़। तो जो शूटिंग के अंदर है यहीं से आपका 2 क्वेश्चन और निकल के आता है, प्रथम व्यक्तिगत रजत कौन जीते और प्रथम व्यक्तिगत जो है स्वर्ण कौन जीते इंडिया के लिए। तो अभिनव बिंद्रा भी शूटिंग में और मेजर राजवर्धन सिंह राठौड़ भी शूटिंग में। इसके अलावा टेनिस के अंदर आपसे पूछा जाता है एकमात्र पदक जो है कब मिला था, तो ये आपका 1996 में अटलांटा ओलंपिक था ये, और लिएंडर पेस ने दिलाया था। तो ये कुछ ओलंपिक के रिलेशन में इंडिया की जो क्वेश्चन बनती है आपके एग्जाम में आने के लिए, वो देख लिया हमने। अब हम देखते हैं भारत के राज्यों के राज्यपाल और जो आपका मुख्यमंत्री है और यूनियन टेरिटरी के जो उपराज्यपाल या प्रशासक हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले अभी जो पूछा गया वो कम पूछेगा, गुलाब चंद कटारिया पूछ लिया गया, राजेंद्र अर्लेकर पूछ लिया गया। इसके अलावा जो है आपका जो कर्नाटक का जो मुख्यमंत्री है उनको भी पूछ लिया गया, जो सिद्धारमैया को, है ना, तो ये भी पूछ लिया गया। अब जो बचे हैं उनको देख लेना है, ठीक है, तो उनको देखेंगे तो अपन आ जाते हैं थोड़ा सा। तो अरुणाचल प्रदेश में जो आपका मुख्यमंत्री है ये पेमा खांडू है ना। इनके अलावा जो राज्यपाल है केवल त्रिविक्रम परनाइक है। आंध्र प्रदेश में जगमोहन रेड्डी है ना। और इसके अलावा आंध्र प्रदेश की जो है आपका, अब तो जो है अभी नए मंत्रिमंडल के हिसाब से कुछ नहीं पूछ रहा है, तो आपको पुराने वाले के हिसाब से अब आपको चलना है। अब्दुल नज़ीर साहब यहाँ पे जो है राज्यपाल है। असम में विश्व शर्मा साहब बने हुए हैं, गुलाब चंद कटारिया पूछा गया। बिहार में नीतीश कुमार बने हुए हैं, राजेंद्र अर्लेकर सही है। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय जो है ये नए मुख्यमंत्री इनका जो है पूछ सकता है क्योंकि बहुत दिन हो गया। और विश्वभूषण हरिश्चंद्रन जो पहले आंध्र प्रदेश में थे राज्यपाल, ये वर्तमान में छत्तीसगढ़ में है। गोवा में प्रमोद सावंत बने हुए हैं मुख्यमंत्री के पद पे। श्रीधरन पिल्लई जो है ये आपका राज्यपाल बने हुए हैं। गुजरात में भूपेंद्र भाई पटेल, आचार्य देवव्रत सही है। हरियाणा में थोड़ा सा जो है यहाँ पे अलग हो जाएंगे। इनके अलावा हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू सही है, शिव प्रसाद शुक्ला भी सही है। झारखंड में भी अलग हो जाएंगे थोड़ा सा, है ना, क्योंकि मुख्यमंत्री वहाँ भी चेंज हो गया था। इनके अलावा कर्नाटक में बने रहेंगे, केरल में भी बने रहेंगे, मध्य प्रदेश में भी बने रहेंगे। मोहन यादव का नाम आ चुका है, तो ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा राज्यपाल और मुख्यमंत्री पे फोकस कर लीजिएगा। इसके अलावा जो है यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश में जो भी उपराज्यपाल या प्रशासक हैं उनको देख लेना है। तो अंडमान निकोबार में डीके जोशी साहब, चंडीगढ़ में बहुत दिन से बने हुए बनवारी लाल पुरोहित साहब,
है ना। इनके अलावा दादर नगर हवेली और दीव में प्रफुल्ल पटेल प्रशासक कहलाता है यहाँ पे। दिल्ली के अंदर विनय कुमार सक्सेना या अनिल बैजल साहब का स्थान लिए थे। और अरविंद केजरीवाल जो है मुख्यमंत्री है, और ये जो है पद पे रहते हुए जेल जाने वाले प्रथम मुख्यमंत्री भी आप इन्हें कह सकते हैं। जम्मू कश्मीर में मनोज सिन्हा साहब हैं। लद्दाख में बी डी मिश्रा साहब हैं जो पहले पूर्वोत्तर में थे, ब्रिगेडियर बी डी मिश्रा साहब। लक्षद्वीप में प्रफुल्ल पटेल अतिरिक्त कार्यभार दिए गए हैं। और पुदुचेरी में सौंदरराजन। और पुदुचेरी का मुख्यमंत्री कौन है? एन रंगास्वामी। मैंने कहा था आपका 2 यूनियन टेरिटरीज है जहाँ पे मुख्यमंत्री होता है, एक तो आपका दिल्ली होता है और एक पुदुचेरी होता है। और इन दोनों मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? इंडिया के प्रेसिडेंट करते हैं, इन्हें ध्यान रखेंगे। इनके अलावा यह लास्ट क्वेश्चन था, और मैं आपको बता दूं कि जो यूनियन टेरिटरीज है ये संविधान के भाग 8 में रखे गए हैं। ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। दिल्ली को राजधानी का दर्जा कब दिया गया था? तो 1991 में दिया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। 69वां संविधान संशोधन था। ठीक, तो इस प्रकार से जो है आपको ध्यान रखना है कि भाई एग्जाम में इस प्रकार थोड़ा बहुत इतना भी अगर आप अच्छे से सुन लिए होंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि कम से कम 3-4 क्वेश्चन का फ़ायदा आपको एग्जाम में ज़रूर हो जाएगा। बाद बाकी हम मिलेंगे फिर से रेगुलर वीडियो के साथ कल, है ना। तब तक के लिए जय हिंद। अगर आप इच्छुक हैं हमारे कंटेंट के लिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक क्लिक करके आप व्हाट्सएप मैसेज के जरिए प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद।